क्या हाल है साथियों। मैं हुई काश तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 19 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारा जो यूपीएससी का ईपीएफओ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, वो हैं आपके राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। ठीक, अब समझ में आ रहा है नेशनल लेवल का स्टार्टअप को एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक बनाई गई काउंसिल है। ठीक, अब तो इतना तो समझ में आने लग गया होगा ना। अगला क्या है, वैक्सीन नेशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है कि ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट, डब्ल्यूएचओ के द्वारा वैश्विक लेवल पे मधुमेह से संबंधित एक कॉम्पैक्ट दिया जा रहा है जिसके अंदर ये जाना जाएगा भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका नाम सुना है आपने? नेशनल इंटरनेट जो है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे शेयर्स का जो है लेन देन होता है, ये सारी चीज़ें हैं, वैसे ही इंटरनेट का भी एक्सचेंज होता है। ठीक, उसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ है। यूएन फूड सिस्टम्स समिट 2021। अब यहाँ पे देखिए खाद्य प्रणाली की बात हो रही है, इसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब बीज बोने से लेके हार्वेस्ट होने तक और उसके बाद मार्केट में बेचने, पूरे सिस्टम की बात हो रही है और उसमें इंडिया क्या रोल होने वाला है जानेंगे विस्तार से। ठीक, और देखिए हमारा जो है ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 के जो है कंप्लीट पेड ग्रुप। ठीक, और सिर्फ टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, इंपॉर्टेंट है। ट्रेड मिनिस्टर हमारे जो है पीयूष गोयल, उन्होंने पहली मीटिंग, समझना, पहली मीटिंग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की सेटअप करी और उनको मतलब सेटअप किया गया, उसकी पहली मीटिंग हुई है जो कि एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हमें एक बेहतरीन मजबूत इकोसिस्टम ये बनाना है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिसमें कि हम जो है नवाचार को और स्टार्टअप को जो है नर्चर कर सकें, बढ़ावा दे सकें। समझ में आ गई बात? हिंदी वर्जन समझ लेते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में नवाचार और स्टार्टअप के संवर्धन, ठीक है, मतलब नर्चर प्रमोशन के लिए एक प्रबल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। समझ में आ गई पूरी चीज़? ठीक, तो ये सारी चीज़ है। अब देखो पहले क्या था कि एक घर बनाना है तो उसके अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग जो है विशेषज्ञ होते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, सारे विशेषज्ञ एक ही घर में आ जाओ ना यार। ये चीज़ हुई है। ये स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल अब एक नेशनल स्टार्टअप ये बना दी गई एडवाइजरी काउंसिल। इसमें अलग अलग जो पहले काम होते थे अब एक साथ हो रहे हैं। ठीक, तो डुप्लीकेशन ख़त्म हो गया और इसकी पहली मीटिंग अभी हुई है, ये वाली चीज़ है। ठीक, और एनएसएसी जो है, ये किसने इसको बनाया है? DPIIT। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से संबंधित है। इसने इसको बनाया है एनएसएसी को, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा वहीं नवाचार और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में। और ये भी बढ़ाएगा कि बोले मतलब स्थायी रूप से जो हमारी आर्थिक बढ़त है वो होती रहे, और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोजगार भी बढ़े, ये तो लिख देने वाली बात है। और कितना बढ़ रहा है आप जान ही रहे हैं। और बिसाइड्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कई सारे इस काउंसिल में होंगे, उनके अलावा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं, वो सारे जितने भी हितधारक हैं ना आपके, वो सब आ जाएंगे इसमें। फाउंडर, स्टार्टअप के जो सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, कई सारे स्टार्टअप जो है अच्छे सक्सेसफुल हो गए हैं, उनके फाउंडर्स, वेटरन जैसे इन्फोसिस और इन सब की कंपनियों के। ठीक, और मतलब जितने भी हितधारक हैं उनका मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, सब लोग इसमें होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरीके से। ठीक, इन्वेस्टर जो स्टार्टअप के लिए आते हैं उनका प्रतिनिधि होगा, जो इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर है। अब देखो इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर लोग को नहीं समझ में आता है। ये क्या है कि स्टार्टअप, मान लीजिए कोई बंदा है वो स्टार्टअप अपना चलाना चाहता है, तो उसके पास वो जाएगा इनक्यूबेटर या फिर एक्सीलरेटर के पास, वो अपना आइडिया रखेगा और ये सारा कुछ मदद करते हैं, तभी के लिए इनको इनक्यूबेटर बोला जाता है। होता ना, जैसे नवजात शिशु होता है उसको इनक्यूबेटर में रखते हैं कि उसको जो है पूरी नई लाइफ में एंटर कर रहा है, तो उसको अच्छे से जो है एक ट्रांजिशन फेज में दे दें कि भैया जो है माँ के पेट से अब दुनिया में आ रहा है तो उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती हैं, जरूरी ऑक्सीजन लेवल, वो सारी चीज़ें जैसे कि एक नवजात शिशु को दिया जाता है वैसे ही स्टार्टअप को दिया जाता है। किनके द्वारा? इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर के द्वारा। समझ में आई बात? ठीक,
तो ये चीज़ है। और रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व होंगे एसोसिएशन और इंडस्ट्री के एसोसिएशन, जैसे कि एसोचैम, फिक्की, चिक्की, पिक्की, बहुत सारे हैं, आपको पता ही होगा। नेस्कैम भी एक है। और इसके कार्य फंक्शन क्या है कि वही है, मेजर्स बताएगा कि नवाचार को कैसे बढ़ाया जाए सिटीजन्स में, स्टूडेंट्स में, और कैसे हमें जो है प्रमोट करना है सारे सेक्टर्स में, ताकि जितनी भी इकोनॉमी हमारी है अक्रॉस द कंट्री सब बढ़ें, सब बढ़ें, बहुत ज़रूरी है। इट विल ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू फैसिलिटेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, प्राइवेट स्टार्टअप तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनमें भी नवाचार आए, वो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी करें भैया। जैसे कि किनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, इसकी एग्जांपल समझो, एयर इंडिया, हालांकि बिकने वाली है, ठीक, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उसका। उसके अलावा BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा, इसका फुल फॉर्म है, कॉल तो लगना ही नहीं है। तो ये सब पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन लोग की भी अच्छी हो सके, ये लोग भी नवाचार को जो है बढ़ावा दें, इनको भी मतलब सजेस्ट करेगा मेजर्स। और इनका भी जो है संरक्षण, कमर्शलाइजेशन, वाणिज्यीकरण करेगा। किस चीज़ का? बौद्धिक संपदा अधिकारों का, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। ठीक, पहला पहला वाला समझ में आ गया, एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक नहीं करते हो यार, मतलब रोज़ देखते हो तो लाइक करने में क्या जाता है आपका, बताओ। कुछ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक, और अगर नहीं अच्छा करो डिसलाइक कर दिया करो, और अपना नाम बता के जाया करो आराम से कमेंट बॉक्स में। देखिए जो समाचार है हमारा अगला, वो है वैक्सीन नेशनलिज्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ है, पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क, ठीक, ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क एक संस्था है। इसने कहा है कि वैक्सीन नेशनलिज्म जो है वो एक पूरा ही मिसकंसीव्ड आइडिया है और इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक, इस पर विचार त्याग देना चाहिए। इन्होंने ये कहा पूरी तरह से गलत विचार है। अब देखो, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है कि भैया वैक्सीन हमारे राष्ट्र को मिल, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, वैक्सीन वैक्सीन हमारे राष्ट्र को मिल जाए सबसे पहले, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ये है वैक्सीन नेशनलिज्म। ऐसा लिख मत देना प्लीज़, बस बताने के लिए है आपको, आसान भाषा में समझाने के लिए है। जैसे कि जापान हो गया, USA हो गया, ठीक, UK हो गया, इन लोगों ने क्या किया, जो भी वैक्सीन की होड़ में जो कंपनीज थी हेल्थ से रिलेटेड जो आगे चल रही थी, ठीक, उनके ट्रायल्स पूरे भी नहीं हुए थे, लेकिन लाखों करोड़ों रुपया का इन्होंने दे दिया, जो है अनुबंध कर लिया कि भैया वैक्सीन बनाओ, सबसे पहले हमको दोगे, बता दिया है, इतनी इतनी डोज, इतना इतना पैसा दे देना है। तो ये क्या है, इससे क्या है कि जो लोगों के पास पैसा है, ठीक, वो और अपने राष्ट्र के और अपने राष्ट्र के लोगों के हितों के चक्कर में वैक्सीन सबसे पहले अपने पास लेना चाहते हैं। चाहे दुनिया में गरीब देशों में मिले ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहलाई जा रही है वैक्सीन नेशनलिज्म। समझ में आई बात? और वैक्सीन नेशनलिज्म से एक चीज़ समझ रहे हो बात क्या गलत हो रही है, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए यार, ये एक ऐसी बीमारी है कोरोना कोविड वाली, जो कि अब आपने पढ़ा है कि एयरबॉर्न भी है, हवा से फैल रही है। आपने जो है अपने यहाँ वैक्सीन लोगों को लगा दी, तो क्या बिल्कुल दरवाजे क्या हवाई वातावरण बंद कर लोगे क्या? कहीं से भी एक लोग भी छोड़, इसमें होना ये चाहिए कि वैक्सीन सबको, चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश, सबको एक समान मिलना चाहिए, सबको जो है एक मतलब निष्पक्ष रूप से इक्वलिटी के साथ मिलना चाहिए, तभी ये चीज़ कामयाब हो सकती है। लेकिन नहीं, सबसे पहले वही है ना कि सबसे पहले बंदर के तरीके से कूद रहे हैं कि भैया हमको दे दो, ठीक। और इंडिया ने भी जो पहले अभी तक तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ गए हैं केसेस, और जैसे कि आप देख रहे हो, सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा तेज़ है, तो इंडिया ने भी वापस अपने पाँव खींच लिए। पहले इंडिया क्या कर रही थी कि दुनिया का इंटरनेशनल लेवल का कोवैक्स प्रोग्राम था, ठीक, उसमें इंडिया फ्री में वैक्सीन दे रही थी, जो कि और गुडविल अर्न कर रही थी, जो ऐसे देश थे जो लोग नहीं है उनके पास पैसा, या फिर मदद के तौर पे अपनी एक सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए दे रही थी। अब इससे भी इंडिया ने भी हाथ पीछे खींच लिया कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ठीक। और गुडविल जो अर्न हुई थी वो सब अब खत्म हो जा रहा है धीरे धीरे। डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैक्सीन फ्रेंडली रूप से दिया था और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम में, ठीक। और किसको दिया था? लोअर इनकम कंट्रीज़ को सप्लाई की थी वैक्सीन। अब ये सब वापस कर लिया। अब देखो वही चीज़ है, नेशनलिज्म क्या है वैक्सीन का कि भैया ये बस किसी तरीके से अपने सिटीजन्स के लिए, रेसिडेंट के लिए प्रायोरिटाइज करना है डोमेस्टिक मार्केट में,
ठीक, हमारे पास होगा तब ठीक है, फिर बाद में देखेंगे हम लोग दूसरे का, ये वाली चीज़ है। ठीक, जब कोई देश अपने स्वयं के नागरिकों या निवासियों के लिए टीकों की खुराक सुरक्षित करता है और अन्य देशों में उपलब्ध कराने से पहले अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता देता है, तो उसे वैक्सीन राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई बात। और ये मतलब यही है, पहले से भी खरीद लो, जैसे कि यूएसए, यूके, जापान, इन लोगों ने किया था फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका से, जब इनके जो ट्रायल हो रहे थे और इनकी प्रभाव कितना प्रभावशाली ये भी नहीं पता था, तब भी ले लिया भैया पहले ही। हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक, भले ही बिल्कुल पानी की तरह सेफ हो, लेकिन चाहिए। क्या वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकने के लिए कोई कानून है? सबसे हास्यास्पद बात यह है कि ये एक मतलब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल जो जितने भी हैं, इसमें कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि प्री परचेज एग्रीमेंट, जो अभी ये हमने पढ़ा ना, एस्ट्राजेनेका इन सबसे यूएसए खरीद ले रहा है, यूएसए, जापान और यूके, इस टाइप के कंट्री, बड़े बड़े धन्ना सेठ जो हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई भी मतलब लॉ ही नहीं है। ठीक, और इसकी कमियां क्या है? मेजर ड्रॉबैक यही है कि वैक्सीन नेशनलिज्म जो है, ऐसी कंट्रियाँ जिनके पास यार ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनको डिसएडवांटेज पे रखते हैं। तो आप एक तरीके से क्या हो रहा है, हैव और हैव नॉट की स्थिति बन रही है। ठीक है, हैव और हैव नॉट की स्थिति बन रही है, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है उन ऐसी कंट्रीज में निकल रही जो लोग गरीब हैं। और इससे क्या हो रहा है कि भैया वो लोग यार, उनको तुम वातावरण से एयरबॉर्न चला जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन भी इससे डिस्टर्ब हो रही है। आप सारा सब उठा के आपने अपने पास ही रख लिया। ठीक, मान लीजिए आपने खरीदा 5 रुपये में, और फिर आपने कहा है बेटा सारी वैक्सीन तो हमारे पास है, तुमको चाहिए 25 रुपये में देंगे। ये जो होता है ना मोनोपोली, एक अधिकार करना, ठीक है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन, आपूर्ति, जो भी चीज़ें हैं, इनको जो है डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, और ये मतलब इससे इकोनॉमी भी दुनिया की जो है वो भी अस्त व्यस्त हो रही है। काफ़ी अच्छा वो था ये वैक्सीन नेशनलिज्म टॉपिक। इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ऐसे तो देखो, कोविड पे कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड आएगा ही आएगा, तो कोविड को आप टाल ही सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं रोज़ कहता हूँ, ये जो 6 बजे आता है आपके लिए जो करंट अफेयर, आधे घंटे का होता है, 1.5x पे देख लो यार, 20 मिनट का हो जाएगा, आराम से निपटा लो। इसमें प्री मेंस दोनों के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक, ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ने लॉन्च कर दिया एक्चुअली, ग्लोबल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपका जो है ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट को, ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके किससे, डायबिटीज़ से, उसके लिए ये लॉन्च कर दिया है। और डिस्कवरी जो इंसुलिन की हुई थी, उसका 1.25 साल भी था, तो वो भी इसको मतलब आज मतलब उसको भी पहचानते हुए, ये दोबारा याद करते हुए, ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट को लॉन्च किया WHO ने। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया? गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ में WHO ने लॉन्च किया, 14 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। इसमें कई सारे प्रेसिडेंट भी थे, फिजी के, केनिया के, और दुनिया दुनिया से आए हुए थे। एम्बेसडर जो हैं माइकल ब्लूमबर्ग, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के हैं, वो भी थे इसमें। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ के भी लोग हैं इसमें थे, और जो लोग इस डायबिटीज़ बीमारी से जो है जूझ रहे हैं वो लोग भी थे। ठीक, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये प्रोग्राम फोकस किस पे करता है कि हमें किसी तरीके से स्केल अप करना है एक्सेस, डायग्नोस्टिक टूल सबके पास पहुँचे। ठीक, और मेडिसिन जो है वो जितनी भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास पहुँचे। ठीक, डायग्नोस करने वाला आपने देखा होगा ना, वो खून निकाल के जो है वो डायग्नोस करते हैं कि भैया फास्टिंग वाली कितनी मधुमेह चल रही है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट कितनी चल रही है। वो एक तो सब ऐसे डायग्नोस्टिक टूल जो है निदान वाले सबके पास उपकरण वाले पहुँच जाए मेरे भैया। और साथ ही साथ जो गरीब देश हैं, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भारत तो उसके यहाँ मेडिसिन भी पहुँचे। ठीक, और डायबिटीज़ जो है एक तरीके की दुनिया की कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोविड मॉर्बिडिटी क्या होता है समझते हो ना? मॉर्बिडिटी मतलब कि आपके अंदर कोई, आपके नहीं मतलब किसी के अंदर जो है कोई मतलब ऐसी क्रोनिक डिजीज़ लगातार पल रही है रह रही है। ठीक, और मोर्टेलिटी मतलब में तो मतलब आदमी ख़त्म ही हो जाता है, ये वाली चीज़ है। तो कोमॉर्बिड मतलब जिसका कोविड है और अगर उसको डायबिटीज़ भी है, तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, ये वाली चीज़ है। और उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी होती नहीं है कि उससे लड़ पाए। और दुनिया में ये भी देखा गया है कि पिछले 4 दशक में जो नंबर ऑफ पीपल डायबिटीज़ से हैं वो क्वाड्रपल्ड हो गए, मतलब 4 गुना बढ़ गए हैं, चौगुनी हो गई है। और ये एक तरीके की ओनली मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब छुआछूत से नहीं फैलती है ये, और पानी, हवा, इन सब से ओनली मेजर है, जो कि रिस्क ऑफ डाइंग जो है इसमें बढ़ा है, ना कि घटा है। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है। ठीक, और देखो एक सीसैट का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, मैं इसको पढ़ रहा था तब एक सीसैट का क्वेश्चन दिमाग में आ गया। पहले बता देता हूँ कि दुनिया में जो है आधे लोग जो हैं, ठीक,
उनको पता ही नहीं है कि वो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक, टाइप 1 डायबिटीज़ कौन सी होती है बताइए। ठीक, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको पता ही नहीं है। और जिनको पता है उनमें से 50% लोगों को ये नहीं पता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनको इंसुलिन की ज़रूरत है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर 100 लोग हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है टाइप 2 डायबिटीज़ होने की वजह से, उनको वो कितने लोग हैं। ये सी सेट का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। फिर से रिपीट करके सुन लेना और ज़रूर आंसर करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सी सेट की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। इस कार्यक्रम का महत्व क्या है कि भैया डायबिटीज समिट है, स्टैंडर्ड मानक बढ़ाओ, ग्लोबल का कवरेज टारगेट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक डायबिटीज़ केयर पहुँचे, मतलब उनकी अच्छा उनको हेल्थ केयर मिल सके डायबिटीज़ संबंधित। पर ग्लोबल प्राइस टैग भी जो है वो भी इसमें निकाला गया है। और जो मेजर एम है, जो उद्देश्य है इसका, कि जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हितधारक हैं, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हो या फिर निजी सेक्टर के हों, पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर के हों, वो क्रिटिकली पीपल जो डायबिटीज़ के साथ में रह रहे हैं उनके साथ में, मतलब उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करें किसी तरीके से। ये चीज़ हो रही है। डायबिटीज़ क्या है, एक जो है क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब कि आपके साथ रहती है हर समय। ये नहीं कि फीवर की तरह नहीं उतर गया। ठीक, और ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैनक्रियाज हैं, इंसुलिन, अब इंसुलिन किससे बनता है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं भैया, और उसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन द बॉडी कैन नॉट मेक गुड यूज़ ऑफ इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस, या तो बंद कर देगा या फिर इंसुलिन इतने मात्रा में नहीं होता है कि जो आपने फूड आप खाते हो। ठीक, अच्छा, बीमार होते हो लोग सीधे कहते हैं ना, आओ ग्लूकोज चढ़ा दें तुम्हारे। ठीक, तो वही वाली चीज़ है, फूड आप वैसे खाते हो नॉर्मल तौर पे तो वो बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो है आपके शरीर में जमा रहता है। इंसुलिन क्या करता है कि उसको तोड़ता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर सेल में इनटू द सेल, ब्लड स्ट्रीम से सेल में पहुंच जाता है ग्लूकोज टूटने के बाद में, और सेल जो है अपना प्रोड्यूस कर पाता है एनर्जी, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि हम लोग रहते हैं। अब होता क्या है, इंसुलिन ही नहीं रहेगा। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है, पैंक्रियाज से बनता है, जो ग्लाइको जो है जिसको तोड़ने का काम ही नहीं कर पाता है। तो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज ही रहता है और उसकी वजह से सेल में जा नहीं पाता, तो एनर्जी हमारे बन नहीं पाती है। ये वाली चीज़ है। तो इसको ये मत सोचना कि एनर्जी की कमी है तो कोई लाओ शक्तिवर्धक गोलियां खा लें जो अजीब अजीब सी आती हैं। ठीक, ये दूसरी टाइप की चीज़ है। तो ये वाली बात है। तो इसलिए क्या होता है कि इंजेक्शन लेके आपको करना पड़ता है या फिर कोई दवाई लेनी पड़ती है, और फिजिकल एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। ठीक, हालांकि डायबिटीज़ बहुत ही ऐसी बीमारी है जो खोखला बना देती है आदमी को, इसलिए लगातार व्यायाम करते रहें और खाने पे कंट्रोल करें, ज़्यादा शुगरी वाली चीज़ ना खाएं और मेडिसिन लेना ही पड़ता है। ठीक, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब अजय प्रकाश सोहानी जो कि आईएएस सेक्रेटरी हैं माइटी में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ये चेयरमैन भी हैं निक्सी के। तो इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है 3 पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया में। ठीक, अब देखो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अब आप लोग इंटरनेट सब लोग यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, सब देख रहे हो, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो, जैसे कि IPv4 हम लोग यूज़ कर रहे थे, अब IPv6 पे जाना है। एक तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, वर्जन 6। ठीक, तो इसके बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये सारे 3 इनिशिएटिव जो हैं अभी बताएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये विद दिस लॉन्च निक्सी को जो है वो हैज़ अनाउंस टू प्ले सपोर्टिंग रोल। IPv6 जो है उसके लिए जागरूक लोग को करना है, अडॉप्ट कराना है कंट्री में सभी लोगों को, अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और माइटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, 3 न्यू इनिशिएटिव जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो भाई साहब है IPv6 एक्सपर्ट पैनल, यानी कि IP गुरु नाम से। ठीक, IP गुरु अगर पूछ लिया जाए आपसे क्या चीज़ है, तो IPv6 एक्सपर्ट पैनल है। ये सपोर्ट करेगा इंडियन जो इकाइयाँ हैं उनको कि वो भैया माइग्रेट कर जाएं और अडॉप्ट कर लें। ठीक, अडॉप्ट कर लें IPv6 को, सिंपल सी चीज़ है। एक्सपर्ट गुरु हैं ये, दुनिया मतलब इंडिया में जो इकाइयाँ हैं, एंटिटीज़ हैं, उनसे कहेंगे कि आपको माइग्रेट करना है और अडॉप्ट करना है IPv6 में, हम मदद करेंगे। ये सारी चीज़ में बताई गई है। ठीक, और ये पैनल ये भी गाइड करेगा ऑल सच इंडियन एंटिटीज़ एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द IPv6 का जो एडॉप्शन है अपनाने में मदद की जाएगी। अगला है निक्सी एकेडमी। अब इसके अलावा क्या है, IP गुरु का तो काम को समझ में आ गया। इसके अलावा क्या एकेडमी भी है भैया, लोगों को पढ़ाओ। ठीक, निक्सी एकेडमी क्या नाम है, तो एजुकेट करो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पीपल को किस तरीके से वो लर्न कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, लाइक जैसे कि IPv6।
ठीक। और ये क्योंकि ये ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है। और इसमें देखिए उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म नेटवर्क ऑपरेटर जो है, यानी कि जो आपके ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ठीक, इंटरनेट वाले, एक इस तरीके का इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म बनाएंगे एकेडमी वाले, ठीक, निक्सी एकेडमी, जो कि शिक्षकों को सर्वोत्तम कार्यों, सिद्धांतों, तकनीकों को समझाने में मदद करने के साथ साथ बेहतर इंटरनेट संसाधन प्रबंधन आदि प्रभावी ढंग से उपयुक्त इंटरनेट तकनीक का प्रयोग करना। सिंपल सी चीज़ है, इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से आप यूज़ कर सको। टेक्नोलॉजी कैसे, जैसे आप लोग तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, लेकिन कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि इंटरनेट को जोड़ा जाता है, राउटर लगाया जाता है, ठीक, कहाँ से क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब नेटवर्किंग वाली चीज़ें इंटरनेट निक्सी एकेडमी जो है इसमें समझाया जाएगा। और निक्सी एकेडमी में IPv6 ट्रेनिंग पोर्टल होगा, जिससे कि लोगों को सबको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दी जाएगी, ठीक, ट्रेनिंग पोर्टल भी हो गया। अगला जो इसमें वो है कि आपका निक्सी IP इंडेक्स, ठीक, ये जो है एक पोर्टल होगा, निक्सी IP इंडेक्स पोर्टल, इंटरनेट कम्युनिटी के लिए जो इंटरनेट की समुदाय हैं। और ये क्या करेगा, शोकेस करेगा एडॉप्शन रेट, कितना एडॉप्ट लोगों ने अपना लिया है भाई IPv6 को, इस पे दिखाएगा। कंपेयर करेगा कि IPv6 जो इंडियन का एडॉप्शन रेट है दुनिया की लोगों से कितना चल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका ये डैशबोर्ड हो गया, पता भी चलेगा भाई जो हम लोग काम कर रहे हैं तो कितने लोग हो गए, कहाँ तक जाना है, कितनी तेज़ी से बढ़ना है, IPv6 का ट्रैफिक कमिंग डेज में किस तरीके से होने वाला है। और मोटिवेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन कि भैया अपनाओ। मेन चीज़ है कुल मिला के निक्सी का IPv6 को पे ले जाना लोगों को, उसके लिए पढ़ाओ, एकेडमी खोलो, पोर्टल हो जिसमें देख सको। और ये मतलब इसमें एक्सपर्ट ग्रुप IP ग्रुप बना दो ताकि IPv6 भैया अपनाओ किसी तरीके से, ठीक। अब देखिए EPFO के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है सेक्शन 8 में आता है कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। निक्सी एक तरीके का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 से काम कर रहा है। इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए वो मतलब उसको पहुंचाता है लोगों तक। और किसके ज़रिए, इंटरनेट एक्सचेंज के ज़रिए, ठीक, जिसमें कि इंटरनेट डेटा एक्सचेंज होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया एयरटेल, जियो, ये सारे हो गए। डाटा सेंटर हो गया, आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, ठीक। आप लोगों ने कई सारे में देखा होगा कि gov.in देखते हो ना, इन, तो ये .in जो है देख रहे हो ये आ रहा है, ये एक तरीके का डोमेन नेम सर्वर होता है। इसको मैनेज करना, ऑपरेशन करना, इन सब के लिए भी निक्सी ही जिम्मेदार होता है। अगला ये है कि IPv6 IPv4 V6 हो गया, V4 जो है, इन सबको मैनेज करना, ऑपरेट करना, प्रबंधन, संचालन भी निक्सी ही देखता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का था, लेकिन ज़रूरी है कि कौन कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, ठीक है। फूड सिस्टम से बात हो रही है, फूड सिस्टम क्या होगा ये भी अभी बताऊंगा नीचे। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने पहली बार ये कहा है कि UN का फूड सिस्टम समिट जो है वो सितंबर 2021 में होने वाला है। हमें इस तरीके से रणनीति बनानी है कि हम पॉजिटिव चेंज ला सकें, ठीक, सकारात्मक जो है चेंज ला सकें एग्री फूड सिस्टम में, ठीक, एग्रीकल्चर और उससे फूड वूड जो बन रहा है पूरे वर्ल्ड में, ताकि हम जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास वाला जो एजेंडा है 2030 वाला, उसको अचीव कर सकें, ठीक। तो ये चीज़ किसने बोली, सेक्रेटरी जनरल ने। सेक्रेटरी जनरल, UN सेक्रेटरी जनरल कौन है बताइए, उसका नाम कमेंट करिए, ठीक। प्रमुख बिंदु यही है कि कृषि खाद्य प्रणाली उन्नतशील आजीविका, पहला नेशनल लेवल डायलॉग हुआ है एग्री फूड सिस्टम एडवांसिंग इक्विटेबल लाइवलीहुड। देखो ये 5 तरीके के एक्शन पॉइंट्स हैं इसके अंदर आपका जो है कृषि खाद्य फूड सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें कि इस पर जो एडवांसिंग इक्विटेबल लाइवलीहुड है या फिर अग्रिम निष्पक्ष आजीविका जो है उस पर पहला नेशनल लेवल डायलॉग हुआ है, ठीक। समझ में आ गई बात, कब, 12 अप्रैल को। और इसमें देखो इंडिया का बड़ा रोल बताया जा रहा है कि इंडिया जिसमें 18% ह्यूमैनिटी, मतलब पूरे दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 18 लोग जो है इंडियंस हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि फूड सिस्टम समिट में। और इंडिया ने अभी वॉलंटियर कर दिया है, खुद से बोला है कि हम लोग जो है एक्शन ट्रैक 4 जो है जिसका नाम है अग्रिम निष्पक्ष आजीविका यानी कि एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड फॉर UN फूड सिस्टम के लिए हमने वॉलंटरीली कहा है कि हम इसको करेंगे। और ये लिमिटेड नहीं है, हम आगे जो 5 हैं मतलब चौथे को अपना लिया, 5 को भी अपना सकते हैं, ये कह रहा है। इस समिट के बारे में जाने तो इसमें फोकस ये रहता है कि किस तरीके से हम पाथवे फूड सिस्टम के जो है नेशनली और ग्लोबली को एक्सीलरेट करें, हम उसको बढ़ावा दें यार, ताकि SDG को हम पा सकें 2030 तक।
समिट 2021 वाला जो सितंबर में होने वाला है उसको प्लान किया जा रहा है ताकि लोग इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं और कंसल्टेटिव सलाह मशवरा करें और ये बताएं कि क्या नीड है गेम चेंजिंग आइडियाज़ की फ्रॉम द एक्सपीरियंस थ्रू नेशनल सब नेशनल, मतलब हर लेवल पे काम करना है। और ये 5 एक्शन ट्रैक जो हैं इनको जो है, जो कि किससे संबंधित हैं, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड से, ठीक, सुरक्षित और पोषित जो आहार है उससे, सस्टेनेबल कंजम्पशन। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 5 जो एक्शन ट्रैक हैं यूएन फूड सिस्टम से रिलेटेड, तो वो समिट से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं कि इंश्योर करना है एक्सेस टू, मतलब सबको सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड मिले सबको, ठीक। भारत ने चौथे वाले को कर लिया है, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड, ठीक, अग्रिम निष्पक्ष जो है आजीविका। और दूसरा कौन सा है, शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, मतलब इतना खाओ कि सबको खाने मिले मतलब समझ रहे हो ना, कई सारे हो जाते हैं धरती भोज टाइप के, तो वैसा नहीं खाना है और बैलेंस डाइट खानी है। और तीसरा क्या है, बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, ठीक है ना। नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन जो है वो उसको भी देखना है कि नेचर ऐसा नहीं करना है, जैसे पंजाब में क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र, इतनी ज़्यादा वहाँ पे इरिगेशन कर देते हैं कि पूरी ज़मीन जो है वहाँ पे उसकी धीरे धीरे कम होती आ रही है उत्पादकता, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को ध्यान रखना, नेचर को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। और ऐसा रेजिलियंस वल्नरेबिलिटी शॉक्स और स्ट्रेस को भी, मतलब हमें चाहे क्लाइमेट चेंज आए, ग्लोबल वार्मिंग आए, हम लोग को रुकना नहीं, कोई भी शॉक आए, स्ट्रेस आए, सबसे निपट लेना है। ये वाली चीज़ें, ये यूएन के फूड समिट्स जो है फूड सिस्टम समिट, उससे संबंधित है। 4-5 ट्रैक्स है, तो हो सकता है आपको पहचानने के लिए 5 में से कोई कह दे कि भैया बताओ इनमें से कौन सा एक नहीं है क्वेश्चन में, तो इनको अगर आपने पढ़ रखा तो आसानी से कर लोगे। खाद्य प्रणाली क्या है, इसमें देखो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ फूड सिस्टम से संबंधित सब कुछ आता है, चाहे वो पोषण से हो, आहार से हो, स्वास्थ्य से हो, कम्युनिटी जो इससे रिलेटेड है जैसे कृषक समुदाय है, आर्थिक जो है विकास हो, एग्रीकल्चर हो, सब कुछ, ठीक। फूड सिस्टम में आपको देखा जाए तो इसमें जो है बढ़ती आपका जो है ग्रोइंग, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रियाँ, सब कुछ इसमें आता है। हार्वेस्ट करना, प्रोसेस करना, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, उपभोक्ता जो है आपका विपणन, खपत, वितरण हो गया, भोजन हो गया, फूड रिलेटेड आइटम, सब कुछ आता है इसमें। और इट ऑल्सो इंक्लूड द इनपुट नीडेड, आउटपुट जनरेटेड ईच ऑफ दिस, मतलब क्या इनपुट चाहिए, बीज बीज और क्या आउटपुट मिल रहा है हमें हर स्टेप पे, ये सबको भी फूड सिस्टम में आता है, ठीक। तो अगला जो हमारा सेक्शन है, फेवरेट सेक्शन, उसका नाम होता है कॉमन स्पीसीज। इसमें जो है हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ में ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड का और बाकी और चीज़ों पे ध्यान देते हुए कैसे हमें क्वेश्चन को सही करना है, ठीक। तो इसमें वर्ल्ड वॉइस डे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है, कहा जा रहा है पूरे विश्व में हर साल 18 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, क्या ये सही है कि गलत, बताइए। यह आवाज़ के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने और हमारी आवाज़ के महत्व को पहचानने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा वाला सही है तो आपका ये यार, दो तो सभी में है, तो फिर तो ये तो सही ही हो गया, ठीक है। तो चलो, अच्छा, इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हम। अच्छा, इसकी थीम क्या है, अच्छा सही पूछा गया है, ध्यान रखना, थीम क्या है इस साल की कि एक वर्ड है और कई सारी आवाज़ें हैं, ठीक, एक दुनिया कई सारी आवाज़ें, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा इसमें और इसमें है, ठीक। बी हो सकता है, फिर डी हो सकता है, लेकिन इसमें हम जब एक पे फिर से जाएंगे, अब मान लो पहली रीडिंग में हमने इसको नहीं किया, हम अब फिर जब पलट के आएंगे तो इस टाइप वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना 50% वाले, ये जरूर लगाया करो मेरे भाई, ठीक, जरूर करा करो। तो इसमें आपने देखा यार, आपको लग रहा है कि यार 1 नहीं है, 1 मतलब 18 अप्रैल नहीं 16 अप्रैल था, इसलिए आंसर भी इसका ये है कि पहला स्टेटमेंट गलत है। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे होता है और जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया ना किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना चाहिए, और इस पर तुरंत पहली रीडिंग में छोड़ देना चाहिए इस टाइप के, जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, फिर वापस आके करो, इसी पे ये टंगे नहीं रहना है कि इसी पे पूरा टाइम निकाल दिया, ठीक। और ये 2002 से चालू किया गया, वर्ल्ड वॉइस डे बनाया था 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक्स है, रोपेक्स जेटी परियोजना। जेटी आपने देखा होगा ना, वो छोटी सी वो होती है आपकी शिप होती है जिसमें से आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाता है। तो रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट जो है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट गलत हैं पूछा गया है। देखिए यह परियोजना चलचुआ, अरे वाह गजब। देखिए ये जो है प्रोजेक्ट 200 किलोमीटर की जो रोड का डिस्टेंस है उसको कम कर देगा तलाचुआ और धमरा के बीच में, ये गलत है, तालाचुआ होना चाहिए। तलचुआ और धमरा के बीच में जो डिस्टेंस है रोड की वो 200 किलोमीटर से कम कर देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, फॉल्स पूछा गया, ध्यान रखना ताकि सिली मिस्टेक ना हो। अगला जो स्टेटमेंट है कि सागरमाला इनिशिएटिव है ना, जिसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात की जाती है,
4 तरीके के वो होते हैं, इसके बारे में आज पढ़िएगा, होमवर्क है। तो तलचुआ और धमरा और सागरमाला इनिशिएटिव के अंतर्गत है, बताइए सही है कि गलत है। अगला स्टेटमेंट कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में धमरा नदी पर, अब धमरा नदी सुनते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, धमरा नदी आपकी उड़ीसा में है। और पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो 3 वाला होगा, 3 वाला एक ही में ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो धमरा नदी जो है आपकी उड़ीसा में है। तो ये जो जेट्टी रोपक्स जेट्टी प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा का है, धमरा नदी पर है, और ये कनेक्ट करेगा कनीनाली भद्रक डिस्ट्रिक्ट में जो है, और तलाचुआ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे जो है, उन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। तो इसी से साथ हमारा आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दो ना यार। और अगर आप लोग को अगर हमारा जो कंटेंट्स अच्छा लग रहा है, गाइडेंस अच्छी लग रही है, तो यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी चल रहा है। इन 2 नंबर्स पे आपको कॉल करना है, 8564880530 और 9696606608 पर। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।